वंदे मातरम। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप अकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th में जो बच्चा 10th पास करके आ चुका है और वो बहुत शानदार जोन में आ चुका है जो कि है कॉमर्स स्ट्रीम। द कॉमर्स स्ट्रीम आर द रिस्क टेकर ऑफ द वर्ल्ड। कॉमर्स वाले हमेशा एक बहुत बड़े रिस्क टेकर्स होते हैं और जो रिस्क लेता है वही पैसे कमाता है यहाँ पे। तो दोस्तों हम लोगों को करना क्या है, अब हम लोगों को चीजों को बहुत ही प्रैक्टिकली समझना है। अभी तक के हम लोगों ने एकेडमिक्स पे बहुत ध्यान दिया, बहुत ज्यादा एकेडमिक्स करते रहे जिसमें हम लोग ये समझते रहे कि बस पास होने के लिए पढ़ाई करनी है। बट अब जो पढ़ाई करनी है हम लोगों को वो पास होने के लिए नहीं करनी है, वो फ्यूचर बनाने के लिए करनी है। तो फ्यूचर बनाने के लिए हम लोगों को फोकस करना पड़ेगा, एक एक सब्जेक्ट पे एक्सपर्टीज लाना पड़ेगा और कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने समझना पड़ेगा। अब ये कॉन्सेप्ट क्या होता है सर? तो कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी वर्ड आपसे बोला जा रहा है तो उस वर्ड का मेरिट, डीमेरिट, मीनिंग, डेफिनेशन सब कुछ आपको ओवरऑल पता होना चाहिए। मतलब कि यहां रटने वाली कोई बात नहीं है, रट के इतना सारा आप ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। तो आपको करना क्या पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा कि हर एक टॉपिक को समझना पड़ेगा। जब आप चीजों को समझेंगे तो अपने आप एग्जाम्पल्स बनने लगेंगे और एग्जाम्पल सबसे अच्छा तरीका होता है किसी भी टॉपिक को याद करने का। तो जब इमेजिनेशन बढ़ेगी तो एग्जाम्पल्स बढ़ेंगे और एग्जाम्पल्स बढ़ेंगे तो हमारे ऑलरेडी जो कॉन्सेप्ट बनाए हुए हैं उसमें और चीजें ऐड ऑन होगी। ठीक है ना? चलिए, तो हम लोगों को पता है कि क्लास 11th में हमारे पास दो बुक्स है जो कि है माइक्रो इकोनॉमिक्स और जो सेकंड पार्ट है वो है हमारा स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का भी वेटेज उतना ही है जितना माइक्रो इकोनॉमिक्स का है। 40-40 अलॉटमेंट है इनके मार्क्स के, जिसमें हम लोग ये समझने वाले हैं कि स्टैटिस्टिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द न्यूमेरिकल्स एंड द थ्योरी टॉपिक्स। तो ये 40 मार्क्स के अंदर आपको न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करना है और यहां पे हम लोगों को थ्योरी भी याद करनी पड़ेगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सफरनामा, जो कि है हमारा भाई इंट्रोडक्शन। अभी हम लोग समझेंगे इंट्रोडक्शन में कि भाई स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। तो हम लोग सबसे पहले ध्यान देते हैं यहां पे टॉपिक पे, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। तो भैया सबसे पहले इकोनॉमिक्स समझते हैं और फिर हम लोग इसके एक पार्ट पे जाएंगे जिसको हम लोग कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। तो इकोनॉमिक्स क्या होना चाहिए? तो इकोनॉमिक्स सर हम लोगों ने 9th-10th में पढ़ा था कि सोशल साइंस का एक सब्जेक्ट था जिसमें 3-3, 4-4 चैप्टर्स थे, जिसमें बेसिक कुछ टॉपिक्स हमें समझाए गए कि इकोनॉमिक्स ऐसे ऐसे इस तरीके से काम करती है भाई। ठीक है, तो हम लोग को थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया कि पैसे कमाने के लिए एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं यहां पे इकोनॉमिक्स। बट क्या इकोनॉमिक्स में सिर्फ पैसा कमाया जाता है? क्या समाज के बारे में, सोसाइटी के बारे में, क्या वेलफेयर के बारे में नहीं सोचा जाता? नहीं सर, ऐसा नहीं है। सोशल साइंस का अगर ये सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, मतलब यहां सोसाइटी के बारे में तो सोचा जाएगा। कभी भी किसी भी गलत तरीके से पैसा यहां कमाने की बात नहीं की जाएगी। हर चीज हमेशा सही तरीके से कमाई जाएगी और हर चीज पे जनरली टैक्स दिया जाएगा यहां पे। तो इकोनॉमिक्स को हम लोग समझने की यहां पे कोशिश करेंगे यहां पे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो यहां पे बोल रहा है कि अगर कोई भी चीज को अर्न करना है तो उसके लिए हमें कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा और प्रोडक्ट जो है वो या तो गुड्स होती है या तो सर्विसेज होती है। बट प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो काम करा जाता है उसको कहा जाता है यहां पे एक्टिविटीज। क्या कहा जाता है दोस्तों? एक्टिविटीज। एक्टिविटीज जनरली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड सेकंड वन इज द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो अब सर ये इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होता है दोस्तों जहां पे काम करने के बदले में आपको मैक्सिमम अमाउंट मिले, रेम्यूनरेशन मिले, इनकम मिले, वेजेस मिले। अगर काम करने के बदले में तो उसको बोलेंगे हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अगर मान लेते हैं काम तो मैं कर रहा हूं मगर हमें पैसा नहीं मिल रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट यहां कुछ तो मिल रहा होगा। हाँ दोस्तों, यहां पे क्या मिलने वाला है? तो यहां पे साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है दोस्तों हम लोगों को यहां पे। तो इस तरीके से हम लोगों ने बोला काम तो करना जरूरी है, बिना काम करे हमारी ना इकोनॉमी चलेगी ना इकोनॉमिक्स को पढ़ने का यहां पे मतलब निकलेगा। बट क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने अलग अलग जगह के अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग डेफिनेशंस और मीनिंग दिए इकोनॉमिक्स के कि इकोनॉमिक्स ऐसा होता होगा, इकोनॉमिक्स वैसा होता होगा। तो इसमें हमारे 4 बड़े थिंकर्स आते हैं जैसे कि एडम स्मिथ, एल्फ्रेड मार्शल, लियोनेल रॉबिन्स और यहां पे सैमुअलसन की बात करेंगे हम लोग यहां पे कि उन लोगों ने क्या कहा कि उनके हिसाब से इकोनॉमिक्स क्या है, क्या सोचते हैं वो। सिर्फ क्या सोशल वेलफेयर होना चाहिए इकोनॉमिक्स में? क्या यहां पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होनी चाहिए, मतलब पूंजीवाद होना चाहिए, या पैसा ही पैसा होना चाहिए यहां पे, या तो मिक्स्ड टाइप का सिस्टम होना चाहिए? तो ये जो टॉपिक है ये कॉम्बिनेशन है बहुत सारी चीजों का। तो चलिए हम लोग समझते हैं यहां पे
कि भाई अवर एक्टिविटीज, मतलब हम लोग जो आज काम कर रहे हैं जिससे कि इनकम क्या होने वाली है, जनरेट होने वाली है, तो वो सारे काम जिससे क्या होती है, इनकम जनरेट होती है, उसको कहा जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। आई रिपीट, वो सारे काम जिसको करने से इनकम जनरेट होती है उनको कहा जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, विच आर responsible for the origin and development of economics as a subject। अगर काम कर रहे हैं, काम के बदले में पैसा मिल रहा है, तो इसकी स्टडी के लिए जो सब्जेक्ट बनाया गया है दैट इज नोन एज इकोनॉमिक्स। क्या कहलाता है भाई? इकोनॉमिक्स। मतलब बिना काम के अगर आपको कुछ पैसा मिल रहा है, मतलब वो आपके लिए अच्छा नहीं है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है। हमेशा काम करने के बदले में आपको क्या मिलना चाहिए दोस्तों? पैसा मिलना चाहिए। इकोनॉमिक्स की स्टडी ये हमें सिखाती है कि काम करेंगे तो पैसा हमें जरूर मिलेगा यहां पे। चलिए, हम लोग को ये समझ में आया मीनिंग कि एक्टिविटीज क्या होती है यहां पे। अब हम लोग बात करते हैं ये जो वर्ड है इकोनॉमिक्स आया कहां से। तो अब ध्यान से समझिएगा कि हम लोगों ने इसके लिए एक इमेजिनरी हाइपोथेटिकल एक स्टोरी बनाई है। यूरोप में मान लेते हैं कि वहां पे बहुत सारे वॉर्स अलग अलग चल रहे थे। मान लेते हैं वहां पे एक एम्पायर का राज चल रहा था जिसको बोलते हैं ऑटोमन एम्पायर। तो ऑटोमन एम्पायर में सारे सैनिक जो है लड़ाई करने दूसरे जगह पे जा रहे हैं, कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं भैया? दूसरी जगह जाके लड़ाई कर रहे हैं और जीतने की कोशिश कर रहे हैं कि वो वाले एरिया भी उनके अंडर में आ जाए। बट ऐसा करने के लिए जितने भी सैनिक है वहां पे, जितने भी सोल्जर्स है, वो अपनी कंट्री छोड़कर दूसरी कंट्री में जा रहे हैं। 1 साल 2 साल 3 साल तक के वो वापस नहीं आ रहे, तो क्या उनका घर नहीं चलेगा? क्या वहां पे जो छोटे छोटे बच्चे उनको फूड नहीं मिलेगा? सब कुछ मिलेगा दोस्तों, बट उसके लिए वहां पे जो फीमेल है वो रिस्पॉन्सिबल होंगी। अब वहां की जो फीमेल्स है उन लोगों ने क्या करा कि दूसरों के घरों में जाके काम करना शुरू करा, क्योंकि वहां पे भी सोसाइटी का डिवीजन था, रिच क्लास और पुअर क्लास। तो यहां जो पुअर क्लास की फीमेल्स थी वो जाती थी, दूसरों के घर में काम करती थी, जो भी उनको वेजेस रेम्यूनरेशन मिलता था वो अपने घर में लगाती थी और बच्चों को क्या करती थी भैया? खिलाना पिलाना और ये सारा काम करते थे। धीरे धीरे करके वो लिमिटेड अमाउंट में अपने घर को चलाना शुरू कर चुकी थी और इस तरीके से सबको पता चला कि फीमेल्स भी कम अमाउंट में घर चला सकती है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं एक वर्ड निकल के आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स। तो ये मैंने एक स्टोरी बनाई है जिससे हम लोगों को समझ में आ जाए कि ये हुआ क्यों। ऐसे ही यूरोप में एक कंट्री है जिसका नाम है ग्रीस, वहां लैंग्वेज चलती है ग्रीक। तो वहां से इस वर्ड का इनोवेशन हुआ जिसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ओक्यो एंड नेमियन। ओक्यो का मतलब होता है हाउस होल्ड और नेमियन का मतलब होता है मैनेजमेंट। जो लोग घर को बहुत अच्छे से चला सकते हैं उस सब्जेक्ट की स्टडी को कहा जाता है यहां पे इकोनॉमिक्स। क्या कहा जाता है दोस्तों? यहां पे इकोनॉमिक्स। चलिए हम लोग समझते हैं इसको। The term economics in English language has its origin। ये जो आज इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग यहाँ पे ये वर्ड समझ रहे हैं इकोनॉमिक्स, उसका जो ओरिजिन है, रूट जो है वो क्या है? 2 ग्रीक वर्ड है जो कि है ओक्योस एंड जो दूसरा है उसका नाम है नेमियन। ओक्योस का मतलब हो गया यहाँ पे दोस्तों हाउस होल्ड और नेमियन का मतलब हो गया यहाँ पे मैनेजमेंट, विच मीन्स मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। तो भैया जो भी घर को चला रहा है, यहां पे हाउस होल्ड का मतलब घर को चलाने वाले लोग, वो हम भी हो सकते हैं, वो आप भी हो सकते हैं। भाई मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि क्लास 11th में हो तो आपको कुछ भी नहीं आता, आपको बहुत सारी चीजें आती है। हो सकता है मुझसे ज्यादा चीजें आपको आती होंगी। क्यों? क्योंकि आप किस सर्कमस्टेंसेस में कैसे काम कर रहे हैं ये मुझे नहीं पता, या तो आपको ये नहीं पता कि मैं सर्कमस्टेंसेस में कैसे काम कर रहा हूं। तो हर किसी का एक पर्टिकुलर किसी भी सेक्टर का मैनेजमेंट होता है जो कि बहुत ज्यादा यहां पे जरूर होती है। बिना मैनेजमेंट के कोई भी काम यहां नहीं हो सकता। तो ये इकोनॉमिक्स आपको सिखाएगी कि हाउ टू यूज द मनी इन अ प्रॉपर वे विद मिनिमम वेस्टेज। पैसा वेस्ट करने के लिए नहीं है भाई, इन्वेस्ट करने के लिए होता है। ये बात एग्जाम में याद रखिएगा। चलिए, तो हमें ये समझ में आ गया कि सर ये इकोनॉमिक्स जो है ये एक ग्रीक वर्ड है जो कि 2 पार्ट में डिवाइड है, ओक्यो एंड नेमियन। ओक्यो का मतलब होता है हाउस होल्ड और नेमियन का मतलब होता है यहां पे मैनेजमेंट। ओके, तो इसकी बात किसने रखी सबसे पहले? तो इसकी बात रखी सर एडम स्मिथ ने, जिनको हम लोग फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी यहां पे कहते हैं। ओके, चलिए, एडम स्मिथ जनरली नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या कहलाते हैं ये? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ वेल्थ। इनने कहा कि जो इकोनॉमिक्स है वो है साइंस ऑफ वेल्थ। सर ये अब साइंस क्या होता है और वेल्थ क्या होता है, हम लोग यहां पे समझते हैं साइंस और वेल्थ को। साइंस का मतलब होता है वो हर चीज
जिसका रीजन अगर डिफाइंड हो जाए तो सब्जेक्ट को बोलते हैं हम लोग यहां पे साइंस। आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपसे बात कर पा रहा हूं, कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन के लिए कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज करे गए होंगे, कोई एक सिस्टम बनाया गया होगा जिससे मैं आप तक के पहुंच पा रहा हूं, आपको चीजें समझा पा रहा हूं। तो हर काम के पीछे अगर कोई रीजन डिफाइंड कर दे तो उस सब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं बेटा साइंस। ठीक है ना? तो यहां समझ में आ गया सर कि जो रीजन डिफाइंड कर दे उस सब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं दोस्तों साइंस। क्या बोलते हैं? साइंस। ठीक है। अब वेल्थ का मतलब क्या होता है सर? तो वेल्थ का मतलब होता है संपत्ति। हम लोग इजी लैंग्वेज में इसको बोल सकते हैं प्रॉपर्टी। अब आप यहां पे सिर्फ ये नहीं कह सकते कि मेरे पास मनी है तो मेरे पास प्रॉपर्टी है। नहीं भाई, आपके पास जो एसेट्स है, भले ही वो लिक्विड एसेट्स हो या किसी भी तरीके के एसेट्स हो, फिक्स्ड एसेट्स हो, या तो आपके पास जो भी लैंड है, आपके पास जो भी ऑटोमोबाइल है, वो सारी चीजें जिसको कहीं ना कहीं आप मॉनेटरी टर्म में कैलकुलेट कर सकते हो, वो सारी चीजें जो है वो वेल्थ में कंसीडर की जाती है। तो एडम स्मिथ ने कहा कि अगर आप कुछ भी कर रहे हो पैसे का, और पैसे लगाने के पीछे अगर आपके पास रीजन सही है, तो इसको एडम स्मिथ कहते हैं इकोनॉमिक्स। क्या कहते हैं भैया? इकोनॉमिक्स। आगे चल के इन्हीं एडम स्मिथ भाई साहब ने कहा कि भैया हम एक इकोनॉमी को यूज करेंगे जो कि पैसे के बेस पे काम करती है, जिसको कहा जाता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। क्या कहा जाता है दोस्तों यहां पे? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। बट इसके पहले क्या कहा जाता था इकोनॉमिक्स को? तो इकोनॉमिक्स को पहले कहा जाता था पॉलिटिकल इकोनॉमी। क्या कहा जाता था भैया? पॉलिटिकल इकोनॉमी। अब यहां थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि जब मोनोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती होगी, जब राजा रजवाड़े हुआ करते होंगे, तब वहां पे इकोनॉमिक्स का सिस्टम थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि राजा सब कुछ माना जाता था, राजा के अंडर में सब कुछ आता था। यहां पे ये बात हम लोग को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि राजा के अंडर में सारी चीजें कैसे आती थी। ओके, तो कैसे आएगी भाई राजा के? मतलब कि जो भी काम करना है बिना किंग के परमिशन के, बिना एम्परर के परमिशन के नहीं हो सकता। अब यहां पे ये तो समझ में आ गया सर कि इकोनॉमिक्स में वेल्थ का मैनेजमेंट होता, मतलब पैसे की बात होगी। तो यही किंग सिस्टम या मोनोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जब होगी, उस समय लोगों ने सही से पैसे का इस्तेमाल किया होगा, बट विद द परमिशन ऑफ द किंग और द एम्परर। तो ट्रेड हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, एक्सचेंज हो गया, ये सब किसके अंडर में होगा? उस किंग के अंडर में होगा। तो ऐसी इकोनॉमिक सिस्टम को हम लोग बोलते थे पॉलिटिकल इकोनॉमी। क्या बोलते थे भाई? पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो सर ये सफरनामा में एक बात ये भी तो बताया हमें कि लिखना क्या है, तो चलिए हम लोग वो चीजों को समझ लेते हैं जो हमें एग्जाम में लिखनी है। ठीक है, चलिए। पॉलिटिकल इकोनॉमी इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन। अब ये सर, ये प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन का मतलब होता है किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग करना। अब आप ये मुझे बताओ कि अगर प्रोडक्शन करना है तो क्या किसी एक चीज के यूज से हो जाएगा? क्या नहीं होगा भाई, बहुत सारी चीजें लगेंगी बनाने के लिए। जैसे मैं बोलता हूं चलो दोस्त एक काम करो, मैं आपके घर आ रहा हूं, एक कप चाय बना के दीजिए, तो अब आप बोलोगे सर बिल्कुल बना देंगे। अब मैंने जैसे ही आप चाय लेके आए तो एक क्वेश्चन रख दिया कि बताओ कि इस चाय को बनाने में कितनी सारी चीजें आपको लगी, कितना रॉ मटेरियल लगा? तो आपने बोला सर 7 to 8 रॉ मटेरियल लगे, जिसमें मिल्क था, वाटर था, उसमें एक यूटेंसिल की जरूरत पड़ी आपको, और शुगर की जरूरत पड़ रही है, टी लीव्स की जरूरत पड़ रही है, कार्डामम, क्लोव, ये सब की जरूरत पड़ रही है। तो मतलब एक छोटी सी चीज बनाने के लिए आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ रही है। तो यहां पे भी बोल रहा है कि अगर आपको प्रोडक्शन करना है तो बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर्स। तो ये सारी चीजें क्या कहलाएंगी दोस्तों? यहां पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या कहलाएंगी भाई? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो यहां किंग सिस्टम जब चला करता था, तब वहां पे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे? तो सबसे पहले होता था सर इसमें लैंड, दूसरा होता था यहां पे लेबर, तीसरा होता था यहां पे कैपिटल, और फोर्थ वन इज एंटरप्राइज। इन चारों को मिला के किसी भी प्रोडक्ट को यहां पे बनाया जा सकता है। तो दीज आर नोन एज द मेजर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये बोलता है प्रोडक्शन तो करना है, मगर उसकी स्टडी करना है कि प्रोडक्शन कैसे हो सके। तो जहां पे भी इजीली रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा वहां पे ये लोग प्रोडक्शन करते होंगे भाई, क्योंकि एम्परर के अंडर में तो पूरी कंट्री आती है, वो कहीं पे कुछ भी करवा सकता है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सामान का लेन देन करना कहलाता है यहां पे ट्रेड।
एंड देयर रिलेशन विथ लॉ। अगर आपको यहां चीजों का प्रोडक्शन करना है, ट्रेड करना है, तो उसके लिए आपको क्या क्या कंडीशंस माननी पड़ेगी। सबसे पहले जो लॉ बनाए गए हैं किंग के थ्रू उसको फॉलो करो। लेन देन में अगर आप बाउंड्री क्रॉस कर रहे हो तो यहां पे कस्टम पे करो, कस्टम ड्यूटी पे करो। जो सरकार ने नियम बनाए हैं उन सारे नियमों को पालन करना जरूरी है। जो अगर टैक्स मांगे गए हैं वो देना जरूरी है, नहीं तो आप वहां पे ट्रेड नहीं कर सकते। तो ये सिस्टम बताता है कि वहां पे किंग कितने पावरफुल हुआ करते थे भाई। तो हर चीज किंग के हाथ में हुआ करती थी। एंड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम एंड वेल्थ, अब ये क्या करेगा, ये सारी चीजें बना के बेचेगा। जब बेचेगा तो पैसा आएगा, तो कंट्री के पास जो वहां पे पैसा आया उसको हम लोगों ने कहा उनकी लैंग्वेज में नेशनल इनकम एंड वेल्थ। और यही पैसा इस्तेमाल होगा प्रजा की भलाई के लिए, ठीक है ना। भला करने की सोच रहा है कौन, यहां पे राजा, तो पैसा भी तो कमाना पड़ेगा और पैसे कमाने का तरीका उसने ये बना लिया। अब यहां पे सर नेशनल इनकम क्या है, तो नेशनल इनकम का मतलब एक ऐसी इनकम जहां पे चीजों को बनाया जाए, मतलब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किया जाए। उसमें या तो हमारी कंट्री के लोग इन्वॉल्व हो या तो दूसरी कंट्री के लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। मतलब कि हमारे यहाँ के रेसिडेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लोग, या तो जिसको हम लोग फॉरेनर्स कह सकते हैं। कितने दिनों में यह प्रोडक्ट बनाना है सर, तो इसको बनाने में लगभग 1 साल लगना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। मतलब ओवरऑल अगर डिफाइन करें हम लोग नेशनल इनकम को, तो इट रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेड बाय द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड बाय द फॉरेनर in an accounting year is known as national income। क्या कहलाता है भाई, नेशनल इनकम कहलाता है। और यही वहां पे मोनोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वेल्थ हुआ करती थी। तो जो इकोनॉमिक्स को एडम स्मिथ ने डिफाइन करा, उसके पहले इकोनॉमिक्स का मतलब कुछ और हुआ करता था, राजाओं के हिसाब से। तो जो भी लॉ बनेंगे, जो भी कस्टम बनेंगे, जो भी सिस्टम बनेंगे, वो राजा लोग बनाएंगे, हम अपने मन से नहीं बना सकते। तो इस वीडियो में हम लोगों ने यह समझा भाई कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमिक्स जो वर्ड है कहां से आया, और अभी जो इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग, उसके पहले इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हुआ करता था। तो यहां तक के कहानी आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। तो बने रहिए मेरे साथ, बट करना पड़ेगा एक छोटा सा काम, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।